कहानी आदित्य की जुबानी। 2 साल पहले मेरी शादी मंडप में ही टूट गई थी, जब सनाया मेरी होने वाली दुल्हन मेरे पक्के दोस्त अर्जुन के साथ भाग गई थी। इतने ट्रॉमा सहने के बाद मैं आखिरकार दोबारा से हिम्मत किया, लिली से अपने प्यार का इजहार किया, उसे शादी के लिए प्रपोज किया। अब मुझे लिली को हासिल करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, बस अब उसके पापा को राजी करना होगा। मुझे नहीं मालूम मैं लिली को खो दूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज उसके घर पर मैं जरूर जाऊंगा। आज सुबह काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, पर मुझे पता है जैसे ही लिली के पापा मुझे देखेंगे मेरे ऊपर बिजली गिरेगी। मैं उनके गेट के सामने खड़ा था। जब बटन प्रेस किया तो गार्ड नहीं बल्कि इस बार मैक्स था, जिसने मेरे अंदर आने की उम्मीद पहले से ही लगा रखी थी। मैक्स के साथ मैं यार्ड में आ गया जहां उन्होंने बारबेक्यू पार्टी रखी थी। लूना मेरी ओर दौड़ी आई जैसे ही उसने मुझे देखा, और उसका चेहरा उदासी से भर गया जब उसने मेरे चेहरे की चोट को देखी। उसने मुझे बहुत ही कसकर हक किया और मैं समझ गया कि मेरी बहन को कितनी राहत मिली। भगवान का शुक्रिया कि तुम यहाँ आ गए, कहते हुए अलग हटी और मुझे सपोर्ट देने के लिए मेरे बाजू को हल्का सा दबाया। लिली, मोनिका, खुशबू और शीना टेबल सेट कर रहे थे और प्लेट लगा रहे थे। जैसे ही लिली की नज़र मुझ पर पड़ी उसकी आंखें नम हो गई। उसकी आंखों में चाहत और राहत देखी। जब तक हम एक दूसरे के करीब आते मेरी नज़र मिस्टर स्पेंसर, उसके पापा पर पड़ी, जो किसी तूफान की तरह शायद मेरी ओर ही आने लगे थे। मिसेस स्पेंसर जैसे ही देखा वह हमारे बीच में आ गई और मिस्टर स्पेंसर के सीने में हाथ रखकर अपना सर हिलाया और उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगी। मिस्टर स्पेंसर दूसरी तरफ अपना सर घुमा लिया। जबड़ा बिल्कुल टाइट था, जैसे कि खुद को काबू करने की कोशिश कर रहे हों। मिसेस स्पेंसर मेरे पास आई। उनके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। हम एक छोटी सी बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं और तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। आदित्य, तुम शायद दूसरे ग्रिल सेट करने में मदद कर सकते हो। मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना आभारी हूँ। कम से कम लिली की माँ मुझे एक मौका देना चाहती है। हालांकि मुझे अभी तक उनकी सहमति प्राप्त नहीं हुई है, पर मुझे खुशी है कि कम से कम मुझे जानने की कोशिश कर रही हैं और मैं यह साबित करूंगा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो उनकी बेटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वह अपने काम में चली गई। हे भगवान, मुझे इससे बेहतर करना होगा। जब से मैं यहाँ आया हूँ 4 सबसे ज़्यादा अब तक मैं कुछ नहीं कह पाया हूँ। मैंने क्रिश को देखा कि दूसरा ग्रिल उठाकर ला रहे थे। मैं उनके पास तुरंत गया और कहा, मुझे मदद करने दीजिए। उन्होंने ऐसा मुझे करने दिया। किसी ने मेरा चाकू देखा है? मिस्टर स्पेंसर ने कहा, जिसे सुनकर मैं लगभग उछल पड़ा। किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। सब अपना अपना काम करते रहे। मिस्टर स्पेंसर का अभिवादन करने के लिए मैंने कहा, सर, लेकिन उन्होंने इतने गुस्से से ग्रिल करना शुरू किया कि आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थी। मैंने सोचा शायद बाद में बात करना ठीक रहेगा। और अगला कुछ लम्हा मेरे और मिस्टर स्पेंसर के बीच में काफी असुविधाजनक रहा, जब गुस्सा दिखाते हुए ग्रिल कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से निकलकर सब पर हुक्म चलाने लगे और मैं खड़ा खड़ा ग्रिल कर रहा था और बीच बीच में लिली की ओर देख रहा था। मैं उसे देखना बंद नहीं कर सकता। कल ही वह मुझे वापस मिली है और मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। लिली ने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ तो उसने एक मीठी सी मुस्कान दी। किस्मत अच्छी है कि मैं यह करते हुए ध्यान नहीं भटकने दिया और खाना जला नहीं दिया। मैं लिली के पापा को भी देखने लगा, जिन तक पहुंचना अभी नामुमकिन है। वह क्रिस के साथ बैठकर बियर पी रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे, पर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे लगा क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए। तभी लिली की माँ खुशबू ने कहा, बेटा, यह खाना क्या पड़ोस के मिसेस रिचर्ड को देकर आओगी? लिली ने कहा, ठीक है माँ, और उसके बाद मेरे पास आई, कहने लगी, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ यह खाना मिसेस रिचर्ड को देकर। मैंने कहा, ठीक है। अचानक मिसेस स्पेंसर गला फाड़ कर चिल्लाई, लिली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था। लिली झुककर बाहर उस खाने के बॉक्स को उठा रही थी जो गलती से उसने नीचे गिरा दिया था, पर इससे मेरी दुनिया नहीं रुकी थी। एक कार बहुत तेजी से उसके तरफ बढ़ रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं अपना प्यार कितने सेकंड के अंदर खोने वाला हूँ। 10 साल, 20 साल, 50 साल, मुझे नहीं पता। भगवान इस औरत को क्यों अपने पास बुला लेना चाहते हैं जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। उसे रास्ते क्रॉस ही नहीं करना चाहिए था। उस ड्राइवर को शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। टायर की आवाज़ आखिरी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो मैंने सुना।
पर मौत एक ऐसी चीज है जिससे हम कभी नहीं बच सकते। कहानी लिली की जुबानी। आदित्य को इस घर पर दोबारा आते देख मेरे सीने में कई तरह के जज्बात उमड़ने लगे थे। मैं खुश थी, डरी हुई थी, आभारी थी और नर्वस थी। मैं अपने डैड से बहुत गुस्सा थी। इन सारे जज्बात से मेरे दिमाग में खिचड़ी पकी हुई थी, पर मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं चुनने वाली। मैं आदित्य के साथ ही रहने वाली हूँ। आदित्य को हक करना चाहती हूँ, किस करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। कल मैं इतनी ज्यादा इमोशन में डूबी हुई थी कि मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। मैं पैनिक कर रही थी, डरी हुई थी कि आदित्य मेरी जिंदगी से गायब हो जाएगा। उसके मेरी जिंदगी में वापस आने के बाद मेरे माँ बाप के जज्बात नहीं समझ रही थी। मैं बस उनका विरोध करना चाहती थी। पर मैंने सबक सीख लिया है, मुझे धैर्य रखना होगा। माँ आदित्य को एक मौका देने को तैयार है, शायद डैड भी तैयार हो जाएंगे। मुझे पता है वह अभी नामुमकिन लग रहा है। अगर मेरे डैड अपना दिल खोले और देख सके कि मैं और आदित्य एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, समझ जाएंगे कि हम साथ रहने के लिए बने हैं। मैं जब टेबल लगा रही थी मैंने देखा आदित्य मुझे देख रहा है। उसकी नज़रों से पता चल रहा था वो मुझे मिस कर रहा है। मम्मी से वह बॉक्स लेने के बाद मैं आदित्य के पास आई थी, कहा था अभी वापस आऊंगी। गेट से निकलकर जब मैं रास्ता पार कर रही थी अचानक बॉक्स मेरे हाथ से गिर गई। मैं घुटनों के बल रोड में बैठ गई, फिर बॉक्स को ठीक करने लगी थी। मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई। मेरी माँ मुझे पुकार रही थी। बहुत देर हो गई थी। टायर के घसीटने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। जब मैं अपना सर उठाकर देखी बहुत देर हो चुकी थी। मैं खुद पर काबू नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे मर जाऊंगी इतनी अचानक। पर मैं मर गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? उनके दिल टूट जाएगा। और आदित्य का क्या होगा? मुझे मरने का दर्द सहना होगा। जब धक्के का असर हुआ मैं छिटक गई, पर मैं अकेली नहीं थी। बाजुओं का जोड़ा मुझे लपेट रखा था, एक शरीर। मैं जमीन पर गिरी। अगर वह शरीर मुझे ढक कर नहीं रखा होता तो मेरी हड्डियां टूट जाती। दोनों साथ पलटने लगे, किसी तरीके से रुकी। मैं नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और वह दूसरा आदमी मेरे ऊपर था, अभी मुझे लपेटे रखा था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी दृष्टि भी धुंधली हो गई थी। मेरा सिर चकरा रहा था, मेरे कान बज रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मैं अंधेरे में डूब जाऊं। अचानक से मैंने आंखें खोली और सांस लेने लगी। चारों तरफ से आवाज़ मेरी ओर आने लगी। मम्मी रो रही थी, डैड रो रहे थे और मेरा नाम पुकार रहे थे। ऊपर जो शरीर था वो काफ़ी मुझे दबाए रखा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। जब बहुत मुश्किल से मैंने अपने सर उठाकर देखने की कोशिश की, सब स्लो मोशन में हो रहा था। मेरी फैमिली मेरी ओर दौड़कर आ रहे थे और फिर वहाँ लूना थी, पागलों की तरह चिल्ला रही थी। देखने से ही दर्द हो रहा था। एक नाम लेकर चिल्ला रही थी। मैंने उस नाम को लेकर किसी को आज तक ऐसे चिल्लाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब एक ही था, मुझे एक जानी पहचानी सी गर्मी महसूस हो रही थी। कैसे महसूस न करती? यह उस इंसान की गर्मी थी जिसे मैं प्यार करती हूँ। मेरे मन में से हल्की सी चित्कार निकली, आदित्य। अचानक मेरे दिल में दर्द उठने लगा, जैसे कि किसी ने बहुत निर्दय तरीके से उस पर छोड़ा घोपा हो। आदित्य यह धक्का नहीं ले सकता। उसे कूदकर मुझे बचाना नहीं चाहिए था। उसे मुझे मरने देना चाहिए था। ऐसी दुनिया में सांस नहीं लेना चाहती जहां भगवान ने मेरी जगह पर आदित्य की जिंदगी ली। अब मेरी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई। वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हमने जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया है। जब आदित्य की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खौफ था। लिली, क्या तुम ठीक हो? उसका सीना काफी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। आदित्य के माथे पर चोट आई थी, खून बह रहा था। तुम्हारा खून बह रहा है, इतना कह पाई थी। लिली प्लीज मुझे जवाब दो। मैं बस यही सोचने लगी। वह दर्द में नहीं है। मेरे शरीर को देखकर मेरे घाव की जांच कर रहा था। मेरे शरीर में खून की तलाश कर रहा था। किसी का रोना मेरा ध्यान खींचा। जब मैं उधर आंख घुमाई तो मैंने देखा लूना आदित्य की ओर देखकर रो रही थी। उसकी हालत मुझसे बुरी थी। इस तरह से मुझे कवर किया था। मुझे नहीं लगता मुझे खरोच भी आई होगी और वह खून से लथपथ था। जब लूना इधर आने लगी तो मैक्स ने उसे थाम लिया और मैक्स की नज़र किसी पर पड़ी। जब मैं देखी तो मेरे डैड थे।
मेरी डैड अपनी जगह पर जम गए थे और दूसरे लोग भी। सब लोग हमें देख रहे थे, खासकर आदित्य को जो खून से लथपथ था लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए पैनिक कर रहा था, जबकि अभी उसने मौत का सामना किया। अगर इस हादसे का अभी निष्कर्ष निकाला जाए तो कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आदित्य माथुर मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर सकता है। फिर मैंने जो किया उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। मैं अपना सर ऊपर करके हंसने लगी, डैड को एहसास दिलाने लगी, हाँ यह वह इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। लिली, यह क्या कर रही हो? मुझे जवाब दो, आदित्य ने कहा। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? प्लीज मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने इससे पहले उसे ऐसे कभी नहीं सुना था। वह चिंता से मरा जा रहा था। अगर मैं अभी जवाब नहीं दूंगी तो वह पागल हो जाएगा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ आदित्य, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ देर मुझे देखा, फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहा था तब भी वह मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। अस्पताल में जाने से मना कर रहा था क्योंकि वह मुझे अपनी आंखों से ओंझल नहीं होने देना चाहता था। इससे मेरे पेरेंट्स ने फैसला लिया कि फैमिली डॉक्टर को घर बुलाएंगे। डॉक्टर ने कहा, तुम किस्मत वाले हो, बस सर पर और कोहनी पर चोट आई है, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। मुझे नहीं लगता अस्पताल में जाना जरूरी है। डॉक्टर के जाते ही मेरे आंखों में आंसू आने लगे। आदित्य ने कहा, मत रो। मैंने कहा, तुमने मेरी जान बचाई और उस चक्कर में मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देती। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। फिर भी तुमने बहुत खतरनाक चीज की है। आखिर तुम सोच क्या रहे थे? तुम्हें खो देता। आदित्य मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। जब मैं तुम्हें रास्ते के बीचों बीच देखा और सामने से कार आते हुए सुना, मेरा शरीर तुरंत काम किया। काफी भयानक सोच मेरे दिमाग में थी। बस मैं तुम्हारी ओर दौड़ रहा था। तभी डैड देखने आए, आदित्य कैसा कर रहा है। मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं आपके घर पर रहूं। अगर आप मुझे जाने को कहेंगे तो। आदित्य ने इतना कहा था कि डैड ने काटते हुए कहा, नहीं रुको, पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। तुम मेरे घर पर रह सकते हो। यह बहुत आम बात है कि मेरे डैड उसे ऐसा ही कहेंगे। मैं राहत की सांस छोड़ी। मैं अपने डैड से बात नहीं करती। अगर वह आदित्य को घर से लात मारकर निकाल देते, जो उसने किया उसके बावजूद भी। आदित्य सर हिलाकर कहा, थैंक यू सर। डैड मुड़ गए और जाने ही लगे थे कि अचानक रुक गए। डैड के भाव में कृतज्ञता और सम्मान था। थैंक यू लिली की जान बचाने के लिए। उनकी आवाज़ में इतना डर था कि वह मुझे खोने ही जा रहे थे। डैड के जाने से कुछ ही देर के अंदर फिर से दरवाज़ा खुला और इस बार लूना थी। आकर कही, मैंने मॉम डैड को कॉल कर दिया है। इससे पहले कि आदित्य विरोध करता, लूना कही, मैंने उन्हें पहले ही कह दिया है कि फिक्र न करे, तुम ठीक हो। आदित्य ने राहत की सांस भरी। अब मैं चेयर से उठ खड़ी हुई। आदित्य अब भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, मुझे मॉम डैड से बात करनी है और मुझे लगता है लूना भी तुमसे बात करना चाहती है। मैं वापस आऊंगी। आदित्य ने शायद ध्यान न दिया हो, पर इस हादसे का ट्रॉमा लूना को लगा था। उसका भाई एक कार से धक्का खाकर सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके सर से खून टपक रहा था। मुझे पता है उसे अपने भाई से बात करने की जरूरत है। धीरे धीरे आदित्य ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं जाते जाते लूना की तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी, फिर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा लिविंग रूम में क्रिस, मोनिका, मैक्स और सीना बातें कर रहे थे और हम दोनों के बारे में काफी चिंतित थे, पर उन्हें भी राहत मिली कि हम दोनों ठीक है। वहां न जाकर मैं सीधे अपने मम्मी पापा के कमरे में आ गई, लेकिन इससे पहले कि मैं उनका दरवाजा खटखटाती, डैड की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वह इतनी बड़ी हो गई है। डैड की आवाज़ कमज़ोर सुनाई दी। मुझे पता है, मेरी माँ की शांत आवाज़ आई, हमारी बेटी है, पर अब वह इतनी छोटी बच्ची नहीं रह गई है। शांति फैल गई। फिर डैड की आवाज़ आई, मैं बस चाहता हूँ वो खुश रहे। माँ मुस्कुराते हुए गई, हाँ जरूर, मैं जानती हूँ तुम उसे सुरक्षित रखना चाहते हो। तुम वही चाहते हो जो उसके भले के लिए हो। डैड झुंझलाहट के साथ कहे, बस यह हुआ। मुझे यह एहसास हुआ मैं कितने करीब आ गया था। उसे आज खो देता। मैं कर क्या रहा था? हम लड़ रहे थे और जो आखिरी चीज मैंने उससे कही थी, मैं नहीं चाहता कि वह यह सोचे कि मैं उसके जज्बातों की कदर नहीं करता। मुझे पता है इस बात के बाद मेरी माँ मेरे डैड को जरूर हक कर रही होगी। वह ऐसा नहीं सोचेगी, मेरी माँ ने कहा। उसे मालूम है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। मेरा दिल टूट गया जब मेरे डैड रोने लगे। मैं उसका दम घोटना नहीं चाहता था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था कि उसकी हिफाजत करने के लिए, और उस हद तक चला गया जहां वह सांस भी नहीं ले पा रही थी और इस वजह से उसने हमसे झूठ तक कहा।
जब माँ ने कुछ नहीं कहा तो डैड ने जारी रखा, मैं उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ सकता। उनकी आवाज कर्कश निकली। मैं अपने अंदर का यह डर नहीं रोक सकता कि कोई उसे चोट पहुंचाएगा। मैं नहीं चाहता कि उसे चोट पहुंचे। माँ ने कहा, यह बहुत ज्यादा आदर्शवादी है कि सच नहीं हो सकता। तुम भी जानते हो। नहीं जानते क्या? उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर मैं जानती हूँ वह माँ से सहमत है। मुझे हमेशा दर्द से नहीं बचा सकते। माँ ने कहा, वह प्यार में है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? अब वक्त आ गया है। मैं लिली को जानती हूँ। वह कोई भी ऐसे आदमी को नहीं चुनेगी। आदित्य अच्छा आदमी होगा, तभी उसने उसे चुना। डैड ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? माँ मजाक में कही, मुझे लगता है हमें देखकर बड़ी हुई है। उसकी अपेक्षाएं काफी ऊंची होंगी। वह कम में राजी नहीं होगी। डैड ने कहा, वह तो। माँ ने कहा, तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा रखना होगा और तुमने आदित्य का अच्छा साइड देखा है, बस मानना नहीं चाहते। जब डैड ने कुछ नहीं कहा, माँ ने जारी रखा, वह अब हमारी छोटी लड़की नहीं है, पर अभी हमारी बेटी है। हमें उसे उसकी खुशियों के पीछे जाने देना होगा, पर हम अभी भी उसे देखेंगे। उससे कोई कम प्यार नहीं करेंगे और जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी हम उसका साथ देंगे। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी मम्मी पापा से बेहद प्यार करती हूँ। सुबह हुई तो मैं आदित्य को मैसेज करके किचन में बुला लिया। बेचारा डरा हुआ था, घर में इधर उधर घूमने की हिम्मत नहीं था। जब मैं किचन में आई तो देखा वो पहले से ही बैठा हुआ था। मैं पीछे से आकर उसके गालों को हल्का सा चूमा। वह मुंह दबाकर हंसा और फिर मेरी ओर मुड़ गया। तुम्हारे पेरेंट्स अभी सो रहे हैं क्या? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, मैं फुसफुसाई। पर फिक्र मत करो। उसकी आंखों में मनोरंजन था। कहा, फिर मेरे होठों पर किस करो। उसकी आवाज भी धीमी थी। मैंने उसके होठों को हल्का सा चूमा। अभी अच्छी तरीके से और लंबा किस करना काफी रिस्की है, क्योंकि ज्यादातर समय ऐसा किस कुछ और ही हो जाता है। हम दोनों एक दूसरे को इतना मिस किया था कि एक दूसरे को चिढ़ाए बिना छोड़ नहीं सकते थे। कॉफी वाले रूम में आकर मैंने मजाक में उसे आवाज लगाई, क्या आप पियोगे डैडी? लेकिन जब मैंने सामने देखा तो मैं अपनी जगह पर थम गई। मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि लगा निकलकर बाहर आ जाएगी। कॉफी बार में मेरे डैड बैठे हुए थे। हे भगवान, यह यहाँ है। मुझे लगा था अपने कमरे में होंगे। आईपैड से अपनी आंखें हटाकर मेरी ओर देखा। लग रहा था ऑफिस का कोई काम कर रहे थे। अमेरिकानो प्लीज, थैंक यू कहकर फिर से आईपैड में देखने लगे। मैं बिल्कुल जम गई। आदित्य ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। घड़ी की सुई चल रही थी। मेरे पास सुपर पावर नहीं कि मैं वक्त को रोक दूं। आदित्य, मेरे सवाल का जवाब मत देना। आदित्य दूर कमरे से जवाब दिया, ब्लैक कॉफी। धमाका। मेरे डैड ने देखा। उनकी आंखों में आग नहीं थी, बल्कि पिघला लावा जो ज्वालामुखी से निकलने वाला था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, डैड उठकर सीधे आदित्य के पास पहुंच गए और उसका नाम लिया। आदित्य तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि डैड मुस्कुराए, पर वह मुस्कुराहट कहीं डरावनी थी। बाहर का मौसम काफी अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं क्या हम? कहानी आदित्य की जुबानी। लगातार 2 दिन हो गए थे जब मैं मिस्टर स्पेंसर के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकलता था। मुझे नहीं पता इसे मॉर्निंग वॉक भी कह सकते हैं या नहीं, क्योंकि वह अपने कुत्ते को लेकर निकलते थे। जानबूझकर उसकी बेल्ट को छोड़ देते थे और मुझसे कहते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ो। और कुत्ता भी अपने मालिक की टीम में लगता था, क्योंकि वह इतनी तेजी से दौड़ता था जैसे बिजली धरती पर आती है। और मैं अभी एक्सीडेंट के जख्मों से ठीक हो रहा था। एक बार तो मुझे यह विश्वास हो गया था कि कुत्ता भी मुझे देखकर नखरे की मुस्कुराहट दे रहा था। आज तीसरा दिन था जब मैं इस बार उनसे मॉर्निंग वॉक के बारे में पूछा, क्योंकि मैं उनसे बात करना चाहता था। पर किस्मत अच्छी थी कि वह अपना कुत्ता आज लेकर नहीं आए थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्या यही कहना चाहते हो कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? मैं उम्मीद की थी उन्हें पता चलेगा। फिर भी मैं थोड़ा पीछे हटा। क्या तुमने क्या सोचा था कि मैं उसके हाथ की अंगूठी नहीं देखूंगा? अभी मुझे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ सर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा था और उसने हाँ की। मेरी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी। कुछ देर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर कहा, लिली सिर्फ 19 साल की है। मुझे पता है तुम मुझसे बड़े हो, पर वह अभी शादी करने के लिए बहुत छोटी है। बेहतर होगा तुम तभी वापस आना जब वह बड़ी हो जाए। और तुम्हें अगर ऐसा लगे कि तुम इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर पाओगे तो तुम दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। यह आदमी मेरी परीक्षा ले रहा है। शायद चाहता है मैं पीछे हट जाऊं। लिली मेरा कोई चॉइस या ऑप्शन नहीं है।
वह सिर्फ इकलौती है मेरे लिए। मैंने कहा मुझे पता है लिली अभी छोटी है, लेकिन वह एडल्ट हो चुकी है। मैं जानता हूँ आप उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, पर आप उसे हमेशा रोक भी नहीं सकते। वो जो भी करना चाहे उसके लिए। वह क्या पढ़ना चाहती है, किस शहर में रहना चाहती है, किस कॉलेज में जाना चाहती है, आप उसे हमेशा बचा नहीं पाएंगे। जब वह दूर रहेगी और आप उसे पिंजरे में कैद भी नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है उन्हें कितनी झुंझलाहट हो रही थी, पर मैं उन्हें सच दिखाना चाहता था। मैं पूरे दिल से लिली से प्यार करता हूँ, मैंने कहा, और मैं अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करूँगा, किसी भी कीमत पर। मैं उससे शादी करने के लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इससे सुरक्षित जगह उसके पास और कोई नहीं होगी जब वो मेरे पास होगी। कहानी लिली की जुबानी। मैं बाहर बेंच पर बैठे डैड और आदित्य के मॉर्निंग वॉक से वापस आने का इंतजार कर रही थी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जब आदित्य चलकर मेरे पास आया और मेरे बगल में बैठ गया। डैड के साथ तुम्हारा वॉक कैसा रहा, मैंने पूछा। आदित्य ने सांस छोड़ी, लेकिन मैं अबाक रह गई जब वो मुस्कुराने लगा। कहा बहुत अच्छा रहा। उसका जवाब सुनकर मैंने अपनी भौं ऊंची की, फिर हंसने लगी। आदित्य ने बताया कि पिछले मॉर्निंग वॉक में मेरे डैड ने उसके साथ क्या किया। उसके जवाब से ऐसा लग रहा था कि आज कुछ अलग हुआ होगा। एक्सीडेंट वाले दिन जब मैं अपने मॉम डैड की बात सुन ली थी, मुझे पता है वह हमें अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, चाहे जल्दी दे चाहे देर लगे। आदित्य ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? कॉलेज के बारे में। आने वाले महीने में मैं क्या करूँगी, मैंने कहा। उसने कहा, फिर मुझे बताओ। मैं यह सोच रही हूँ कि मैंने सिएटल में अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं, क्योंकि वह बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मैंने पहले ही ऐसा करने का सोचा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ कहकर मैं रुक गई। आदित्य के चेहरे पर ग्लानि थी। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे महसूस हुआ कि उसे इस बात का दर्द है। मैं यूनिवर्सिटी से नहीं कहा था कि प्रोग्राम बढ़ाना चाहती हूँ। उस समय जो कुछ भी हुआ था उस वजह से। मैंने कहा, तो मैं अब क्या कहूँ कि मैं जारी रखना चाहती हूँ। आदित्य ने बोला, फिर तुम्हें किसने रोक रखा है? मैंने कहा, मुझे पता नहीं, शायद डैड। अगर वह मान भी जाए फिर भी वह मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं देंगे। आदित्य मुंह दबाकर हंसा। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगा कि उसके पास कोई रहस्य है जिससे वह मेरी खुशियों को वापस कर देगा। मेरी आंखें देखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है, मैंने पूछा। उसने कहा, हाँ, मुझ पर भरोसा करो। मैंने कहा, मैं सिएटल में अपने घर में वापस जाना चाहती हूँ। और अभी यादव जी, श्याम और अशोक क्या कर रहे होंगे? आदित्य ने कहा, वह तीनों ग्रुप चैट कर रहे होंगे कि हम दोनों का आखिर क्या होने वाला है। मैंने कहा, मैं सिएटल में अगले सेमेस्टर का इंतजार कर रही हूँ। आदित्य ने कहा, पता है मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? नखरे की मुस्कान लाकर कहा, ठंड की छुट्टियों का। 1 महीने बाद ठंड की छुट्टियों में। मैं कभी आशा भी नहीं की थी कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। अगर 6 महीने पहले खुद से पूछती कि मैं आदित्य के साथ यह कर पाती भी या नहीं, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैं उसका हाथ पकड़े हुए और बाकी सबका इंतजार कर रही थी। मुझे अब भी लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ। उन लम्हों को सारी जिंदगी संजो कर रखूंगी। आदित्य ने पूछा, तुम तैयार हो? मैं अपना सिर हिलाया तो उसने दरवाजा खोला। शीना की आवाज आई, ओ माय गॉड, देखो मिसेस आदित्य माथुर। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाती मैं हंसने लगी। मेरी माँ ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। जब हम अलग हुए मेरे आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उनके आंसुओं को देखा। मेरी छोटी बच्ची, उनकी मुस्कान बर्फ को भी पिघला दे। मुझे ऐसे देख रही थी, मैं उनकी परी हूँ। मुझे पता है यह दिन आएगा, उन्होंने कहा, पर इतना जल्दी आ जाएगा कभी सोचा नहीं था। मेरे गालों में टपकते आंसू को मैंने पोंछकर हटाया। नहीं, मैं शादी का जोड़ा नहीं पहना। यह कोई शादी का रिसेप्शन भी नहीं है। हाँ, मेरी शादी आदित्य से हो गई है। यहाँ न्यूयॉर्क सिटी हॉल में। एक शॉर्ट व्हाइट ड्रेस और ब्लेजर पहनी हुई हूँ और वह एक सिंपल सा सूट पहना है। और यहाँ सिटी क्लर्क के पास बस 3 जने आ सकते थे और हम फैसला नहीं कर पा रहे थे कौन से पेरेंट्स आएंगे। आखिरकार हमारी माँ ने फैसला किया कि वह बाहर रहेंगी, इसलिए हमारे पापा आए थे और एक फोटोग्राफर जिसे बुलाया गया था ताकि हमारी शादी की तस्वीरें ले सके। जहाँ हमने शादी की शपथ ली और अंगूठी बदली। इसमें 2 मिनट का ही वक्त लगा और हम शादीशुदा हैं। नजर मेरी पति पर पड़ी जो अपनी माँ के बाहों में था और वह रो रही थी। जब पीछे हटकर अपने बेटे का चेहरा देखने लगी, मुझे उसकी
आंखों में प्यार, संतुष्टि और राहत नजर आई। 2 साल पहले वो ऐसे ही खुश था जब उसकी दुनिया टुकड़ों में बट गई थी। मुझे कोई बड़ी शादी नहीं चाहिए थी, न ही आदित्य को। हमें ऐसी वेडिंग रिसेप्शन नहीं चाहिए था जहां सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, सोशलिस्ट आए, जिससे बड़ा हेडलाइन बने और मीडिया का भी ध्यान आकर्षण हो। कम से कम अभी नहीं, आने वाले सालों में देखा जाएगा। धूमधाम से शादी मायने नहीं रखती जब हम एक दूसरे के साथ है और वो मेरे साथ खड़ा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मेरी आंटी मोनिका ने मुझे हक किया और वह भी रो रही थी जब अलग हटी। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मैं तुम्हारे और आदित्य के लिए बेहद खुश हूँ, वह अच्छा लड़का है। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए आंसू को हटाया। थैंक यू आंटी। मोनिका के पीछे अंकल क्रिश आए और हमने एक दूसरे को हक किया और मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। शीना अभी अपने फोन से हमारी फोटो खींच रही थी। जाने कितनी फोटो ले लिए थे। आखिरकार वो मेरे पास आई और मुझे एक बड़ा सा हक किया। मेरा फोन बजने लगा। आशा वीडियो कॉल कर रही थी। फोन उठाया तो आशा, रमन, माया और काई एक ही फ्रेम में थे। क्या वह डबल डेट कर रहे हैं? चारों एक एक करके मुझे शादी की बधाई दी और मेरा दिल खुशियों से भर गया। बात हो जाने के बाद जब मैं मुड़कर देखी तो देखा देव खड़ा खड़ा अपने बेटे को देख रहा था, जो अभी क्रिस से बात कर रहा था। उसकी आंखों से लग रहा था अपने बेटे पर उन्हें कितना गर्व है और उनकी आंखें नम थी। किसी के रोने की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने देखा मेरे डैड दूसरी ओर मुड़े हुए थे और उनका कंधा कांप रहा था। वह रो रहे थे। मैं धीरे धीरे उनके करीब गई, उनके बाजू को पकड़ा। जैसे ही वह मेरी ओर मुड़े मुझे रोने का मन कर रहा था। ओह डैड कहते हुए मैंने उन्हें कसकर हक किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मैं समझ सकती हूँ वह कैसा महसूस कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ डैड, सच में, मैं फुसफुसाई। यह खुशी सिर्फ आपकी वजह से मिली। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आदित्य को स्वीकार किया। उनसे अलग हटकर मैंने कहा, मैं कभी नहीं जाने वाली। आपको याद तो है ना, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। उन्होंने मुझे देखकर अपना माथा हिलाया और उसके बाद मैं फिर मुड़ी आदित्य की ओर बढ़ने लगी, लेकिन बीच में उसकी माँ और लूना मुझे मिली। लिली, आदित्य की मां नेहा ने मेरे कंधों में हाथ रखा। उसके गाल से होते हुए आंसू टपक रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, वह फुसफुसा कर कही। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनका चेहरा सब बयां कर रहा था। मुझे अपने बाहों में भरकर कहा, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आदित्य को तुम मिली। बस तुम अपने जैसे ही रहना। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वह आदित्य को इस दुनिया में लेकर आई जिसने मुझे इतना प्यार दिया। नेहा के पीछे लूना खड़ी थी, मेरे पास आ गई। उसकी आंखों में भी आंसू थे पर चेहरे में बड़ी मुस्कान थी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे बहन के रूप में मिली हो लिली। हम दोनों यह जानते हैं। एक दूसरे के गले मिले। लूना और नेहा देव के पास जाने लगी बात करने के लिए। मैं आदित्य के पास जाने लगी। उसकी पीठ मेरी ओर दिख रही थी। वह मैक्स से बात कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम और लिली, तुम्हारी शादी मेरे और लूना से पहले हो गई। मैक्स ने आदित्य से कहा, आखिर तुम मेरे अंकल को किस तरह से मनाया? आदित्य मुंह दबाकर हंसा। वो मैक्स को चिढ़ाना चाहता था। कहा, तुम मेरे डैड को इम्प्रेस करना चाहते हो? उसे कुछ कहो। मैक्स के करीब आया और फिर उसकी नज़र उसके पापा देव पर थी जिनके साथ नेहा और लूना खड़ी थी। तुम्हें फिर एक राज की बात बताता हूँ। वह मैक्स से कुछ फुसफुसा कर कहने ही जा रहा था कि उसने इरादा बदल लिया और उसकी आंखें अपनी छोटी बहन पर गई और फिर उसने मैक्स के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसके बारे में फिक्र मत करो, पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी करो और नौकरी ढूंढो। उसने बस मैक्स की पीठ थपथपाई। जैसे मैं आदित्य के पास जाने वाली थी, उसका फोन बजा। वह मेरी ओर देखकर कहा, लिली, कोई हमसे बात करना चाहता है। हेलो तुम दोनों, आज के दिन का मजा तो ले रहे हो ना? उधर से अशोक ने कहा, हम इंतजार नहीं कर सकते तुम लोगों के वापस से स्वागत करने के लिए। तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। पर कोई अपना रोना बंद ही नहीं कर पा रहा। अशोक ने फोन घुमाया तो किचन काउंटर में यादव जी बैठे हुए थे जो अपने आंसू पोंछ रहे थे। वह बहुत खुश है कि शब्द ही खो बैठे हैं। और कोई है जो घर के चारों ओर घूम फिर रहा है। अरे श्याम, क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। श्याम सीढ़ियों में खड़ा घर में हमारे वेलकम के लिए बैनर लगा रहा था। अशोक ने कहा, तो अब तक तुम अपने परिवार के साथ मजे करो और अपना कोट पैक करना मत भूलना। हमारे पेरेंट्स कमरे के बीचों बीच इकट्ठा हुए थे। मेरे डैड पूछने लगे, तो हम कहाँ जा रहे हैं? देव ने नेहा की ओर एक जाना पहचाना भाव दर्शाया
और उनके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। फिर नेहा ने सबको बताया तो काफी समय से प्लान उसके दिमाग में चल रहा था। हॉलस्टेड ऑस्ट्रिया, यहाँ की ठंड काफी खूबसूरत होती है। खूबसूरत कहना कम होगा, परियों की दुनिया कह सकते हैं। किसी ने कोई विरोध नहीं किया जब नेहा और देव ने अचानक छुट्टियों का सुझाव रखा ताकि पूरी छुट्टियां हॉलस्टेड में बिता सके। यह ऑस्ट्रिया का बहुत छोटा सा शहर है और आदित्य और उनके पेरेंट्स की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। यह उन दोनों के प्रेम कहानी के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। जब लूना बहुत छोटी थी तभी देव ने यह बहुत बड़ा घर खरीदा था जो लेक के बिल्कुल किनारे था और यहाँ का दृश्य बहुत ही लाजवाब था, जहाँ से हम लेक और आसपास के गांव देख सकते थे। वाओ, मैक्स के मुंह से निकला। जब यह व्यू देखने लगा लूना खुशी खुशी कही, चलो स्नोमैन बनाते हैं। मेरे डैड, अंकल क्रिश और देव चेयर पर बैठे हुए थे, जहाँ मॉम, नेहा और आंटी मोनिका घर के अंदर बातचीत कर रही थी। वहाँ से किचन की ओर जाने लगी। आदित्य मेरी ओर चलकर आ रहा था। लूना मैक्स कहकर पुकारी। जैसे मैक्स मुड़ा, स्नोबॉल से उसके ऊपर आक्रमण हुआ। लूना हंसने लगी। मैक्स ने चेहरा साफ किया और उसके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। क्या तुम श्योर हो, यह चाहती हो? क्योंकि मैं कभी मिस नहीं करता। लूना हंसने लगी और भागने लगी और इससे पहले कि भाग पाती मैक्स ने एक स्नोबॉल उसे मारा जो उसके सिर के पीछे लगा। अब हंसने की बारी मैक्स की थी। लूना फुफकारी और बदला लेने के लिए स्नोबॉल उठाकर मैक्स को दे मारा। मैक्स तो हट गया और बेचारी शीना को लगा। लूना ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। फिर उंगलियां दिखाकर मैक्स की ओर इशारा किया, कहा इसकी गलती है। मैं हंसने लगी। सीना ने कहा, चलो फिर इसका बदला लेते हैं। अब दोनों मैक्स का पीछा कर रही थी और हमारे पापा हंसने लगे जब उन लोगों का यह कांड देखा और मेरे डैड की आंखों में अब उदासी नहीं संतुष्टि थी। आदित्य मेरा हाथ पकड़ के कहा, मेरे साथ चलो। हम प्रॉपर्टी के सबसे किनारे आ गए थे। उसने पीछे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ठंडी हवा बह रही थी। उसने पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? मैं बयां नहीं कर सकती, कैसे बताऊं? इससे अधिक मैं कुछ मांग भी नहीं सकती थी। मैं यहाँ यूं एक खास जगह में और हमारा परिवार आसपास है। अब उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू लिली। मैंने उसे वापस से कहा, आई लव यू टू। एक आवाज से हमारा ध्यान भंग हुआ। देखा मेरी माँ हमारी ओर आ रही थी। उसने आदित्य को हॉट चॉकलेट पकड़ाया। आदित्य ने पूछा, आपको कैसे मालूम चला? वाक्य आधा ही रह गया जब उसके पीछे से अपनी माँ को देखा जो देव के साथ खड़े खड़े हमें देख रहे थे। फिर मेरी माँ ने मुझे हॉट चॉकलेट पकड़ाई। आदित्य ने कहा, तुम्हें पता है हॉट चॉकलेट पीने से मुझे राहत क्यों पहुंचती थी? यह तुम्हें खुशियों की याद दिलाता है। मैंने जवाब दिया। मेरे आंखों में आंसू आ गए और फिर हम दोनों के होंठ आपस में मिले। 2 साल पहले आदित्य किसी और का इंतजार कर रहा था, जबकि हम एक दूसरे के लिए बने थे। हम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। उस समय तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं थे। यह किस्मत ही था जो मुझे सनाया और अर्जुन के पास खींच कर ले गया था। उसकी किस्मत में लिखा हुआ था मेरे साथ जीवन व्यतीत करना, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, इसी के साथ आदित्य की सीरीज खत्म होती है। थैंक यू।